नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की तेज रफ्तार से। राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत आज से 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों को टीका देने का काम शुरू हुआ। देश भर के सभी राज्यों में टीकाकरण केंद्रों पर किशोरों को टीका लगाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में भी 15 से 18 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। आज सुबह से ही दिल्ली के आरएमएल अस्पताल सहित अन्य चिन्हित जगहों पर टीके के लिए किशोरों की कतारें देखने को मिली। सरकार ने 15 से 18 साल के बच्चों को टीका लगाने के लिए 159 केंद्रों को चिन्हित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आरएमएल अस्पताल का दौरा किया और 15 से 18 साल के बच्चों को हो रहे टीकाकरण का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने बच्चों से बात भी की। राजस्थान के कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र के विज्ञान नगर डिस्पेंसरी पहुंचे, जहां उन्होंने 15 से 18 वर्ष वाले आयु वर्ग के विशेष अभियान का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिविल अस्पताल का दौरा करके टीकाकरण के लिए की गई व्यवस्था का जायजा लिया। सिविल अस्पताल में 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीन की डोज दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में इस आयु वर्ग के किशोरों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख लक्षित है, जिन्हें कोविड रोधी टीके लगाए जाने हैं। बिहार में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए आज से कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की। राजधानी पटना में टीकाकरण अभियान का मुआयना करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि राज्य में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन देने की शुरुआत हो गई है। ये कार्य अब तेजी से होगा। असम के डिब्रूगढ़ में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। सीएम की उपस्थिति में राज्य के पहले किशोर को टीका लगाया गया। सीएम शर्मा ने किशोर को टीका प्रमाण पत्र अपने हाथों से सौंपा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में हाई स्कूल से 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने किशोरों से संवाद भी किया। गुजरात के 3500 से अधिक केंद्रों में किशोरों को वैक्सीन दी जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में 15 से 18 साल के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा, सभी पात्र किशोरों को हम अगले 1 सप्ताह के अंदर कोविड वैक्सीन की डोज लगा देंगे। उन्होंने कहा, कोविड को लेकर राज्य सरकार आगे बूस्टर डोज भी लगाएगी। मध्य प्रदेश में आज 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का भी कोविड विरोधी टीकाकरण शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत की। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष की आयु के करीब 48 लाख ऐसे पात्र लोगों को चिन्हित किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश भर में 8000 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। कोशिश है कि 20 जनवरी तक 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी पात्र लोगों का टीकाकरण पूर्ण कर लिया जाए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में 15 से 18 साल के किशोरों के लिए कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। मनोज सिन्हा ने कहा कि आने वाले सप्ताह में सभी को टीका लगाया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सों, पूरी मेडिकल बिरादरी ने टीकाकरण में काम किया है, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने 1200 बेड अस्पताल में स्पेशल रूम का उद्घाटन किया। साथ ही सिविल अस्पताल से बच्चों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव का शुभारंभ भी किया। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ने बच्चों से संवाद किया और कहा कि इस कोरोना टीकाकरण के मेगा ड्राइव से टीनेजर्स को मेगा कवच मिलेगा। मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि मुंबई में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिनमें बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं, जिसे देखते हुए 4 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित एक वैक्सीनेशन सेंटर में बड़ी संख्या में किशोरों को वैक्सीन लगाई गई। यहां एक सामाजिक संस्था की ओर से वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जहां पर केवल किशोरों के लिए ही वैक्सीन की व्यवस्था की गई थी। यहां पर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी थी। जो किशोर अपने अभिभावकों के साथ पहुंच रहे थे, उन्हें मौके पर ही रजिस्ट्रेशन कराकर टीकाकरण किया गया। वाराणसी के बीएचयू के सर सुंदरलाल चिकित्सालय स्थित टीकाकरण केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों ने बच्चों को कोविड का पहला डोज लगाया। टीकाकरण के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया है, जो बच्चों को ठीक तरह से टीकाकरण हो, इसका ध्यान रख रही हैं।
केरल में भी किशोरों के लिए आज से टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। केरल में आज 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 38,417 बच्चों को वैक्सीन की डोज दी गई। वहीं राज्य में अनुमानित 15.34 लाख बच्चे 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। महाराष्ट्र में भी आज से 15 से 18 साल के किशोरों को कोवैक्सीन टीके की खुराक दी जा रही है। पुणे में आज 40 केंद्रों पर किशोरों के लिए टीकाकरण शुरू हो गया। पुणे के शिवाजी नगर के दलवी अस्पताल में इसकी शुरुआत पुणे के मेयर मुरलीधर मोहोल के मौजूदगी में हुई। पश्चिम राज्य गोवा में भी 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों को कोविड के टीके लगाए जा रहे हैं। गोवा सरकार का लक्ष्य अगले 4 दिनों में पहली खुराक के साथ 15 से 18 आयु वर्ग के प्रदेश के 72,000 बच्चों को कोविड-19 रोधी टीका लगाना है। पश्चिम बंगाल में भी 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। कलकत्ता के चेतला गर्ल्स स्कूल के 120 किशोरियों को आज टीका लगाया जा रहा है। उत्साहित किशोरियों ने स्वयं से अपना टीका फॉर्म भरा। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी 15 से 18 वर्ष के किशोरों को कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। प्रशासन ने इन किशोरों के टीकाकरण के लिए खास इंतजाम किए हैं। हिमाचल प्रदेश के आदिवासी जिले लाहौल स्पीति में टीकाकरण को लेकर 15 से 18 साल के किशोरों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस समूह में जिले में लगभग 1385 किशोर टीकाकरण के लिए पात्र हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 4,099 मामले नए सामने आए। एक मरीज की मौत हुई। सक्रिय मामले 10,986 हैं और पॉजिटिविटी रेट 6.46% है। प्रधानमंत्री मंगलवार को मणिपुर में कुल 4,800 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन करेंगे। वो 1,850 करोड़ रुपए की लागत वाली 13 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और लगभग 2,950 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें 1,700 करोड़ रुपए की परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूती देने के लिए होंगी। 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के तहत कुल 110 किलोमीटर से ज्यादा राजमार्ग का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री 160 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल, 200 करोड़ रुपए की लागत से राज्य में बनने वाले सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग और न्यू चेकऑन में लगभग 390 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सरकारी आवासीय क्वार्टरों के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। राज्य में हथकरघा उद्योग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री 36 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री इम्फाल से सिलचर के लिए बराक नदी पर NH37 पर 75 करोड़ रुपए की अधिक लागत से एक स्टील ब्रिज का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री 1100 करोड़ रुपए की लागत से बने 2,387 मोबाइल टावर और 280 करोड़ रुपए की लागत से बनी थौबल बहुउद्देशीय जल संचरण प्रणाली परियोजना, जो कि इम्फाल के जलापूर्ति को सुनिश्चित करेगी, उसका भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री त्रिपुरा के दौरे पर भी होंगे। प्रधानमंत्री अगरतला में 450 करोड़ रुपए की लागत से बने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये टर्मिनल नवीनतम IT नेटवर्क सिस्टम से लैस है। प्रधानमंत्री इसके अलावा मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना और विद्या ज्योति स्कूल के प्रोजेक्ट मिशन 100 की भी शुरुआत करेंगे। ग्रामीण स्तर पर लोगों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के मकसद से इस योजना की शुरुआत की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को पंजाब के दौरे पर फिरोजपुर जाएंगे और 42,750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, 4 लेन का अमृतसर ऊना खंड, मुकेरियां तलवाड़ा, नई ब्रॉडगेज लेन लाइन, PGI सैटेलाइट सेंटर तथा कपूरथला और होशियारपुर में 2 नए मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। देश भर में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के लगातार प्रयास से पंजाब में कई राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की पहल हुई है। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जहां 2014 में लगभग 1,700 किलोमीटर थी, जो 2021 में बढ़कर 4,100 किलोमीटर से अधिक हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश में समय के साथ साथ अंतरिक्ष का योगदान हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान युवा पीढ़ी के लिए विकास के नए आयाम स्थापित करने में योगदान देने में अहम भूमिका अदा करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन शोध छात्रों के लिए मददगार साबित होने के साथ साथ विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपना ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन KCCRSST लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने
देश में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर आज ट्वीट कर जानकारी दी कि पिछले कुछ दिनों में कोविड मामलों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज उत्तर प्रदेश के बस्ती में जन विश्वास यात्रा निकाली, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के बस्ती में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव की पूर्ववर्ती सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनके जमाने में उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, पलायन होता था और मां बेटियां सूर्यास्त के बाद घर से बाहर निकलने से घबराती थीं। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये सब दूर दूर तक नहीं दिखता और महिलाएं सम्मान और हिम्मत के साथ रात 12 बजे तक घूमती हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जनसभा को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तारीफ करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1,40,000 करोड़ रुपए का गन्ने का भुगतान किया है। उन्होंने कहा, मायावती और अखिलेश के समय में उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें बंद होती थीं, जबकि योगी सरकार में 3 चीनी मिलें चालू हुई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी में एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जब पूरा देश कोविड महामारी से पूरी ताकत से लड़ रहा था, तब कांग्रेस के बड़े नेता प्रवासी मजदूरों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में जन विश्वास यात्रा निकाली। उत्तराखंड में दिल्ली के सीएम और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड में हमारी सरकार बनेगी तो यहां का रहने वाला कोई भी फौजी, सैनिक, सिपाही और पैरामिलिट्री फोर्स किसी भी ऑपरेशन में अगर शहीद होंगे तो हम उनके परिवार को सम्मान राशि के तौर पर 1 करोड़ रुपए देंगे। देश के सामने मौजूदा खतरों और उभरती सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में देश की सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख, मसलन केंद्रीय खुफिया एजेंसियों, CAPF, सशस्त्र बलों के खुफिया विंग, राजस्व और वित्तीय खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों ने भी हिस्सा लिया। गृहमंत्री ने आतंकवाद और वैश्विक आतंकी समूहों के निरंतर खतरों, आतंक को वित्तीय मदद, नार्को, आतंकवाद, संगठित अपराध, आतंकवाद गठजोड़, साइबर स्पेस के अवैध उपयोग, विदेशी आतंकवादी लड़ाकों की आवाजाही जैसे विषयों को बैठक में चर्चा के लिए रखा। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए DD न्यूज। टूटेगी तो ना जो है रिलैक्सो। रिलैक्सो मजबूती बेमिसाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लखीमपुर हिंसा मामले में विशेष जांच दल यानी SIT ने चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इस चार्जशीट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के एक और करीबी वीरेंद्र शुक्ला को भी आरोपी बनाया गया है। अब मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा सहित कुल 16 आरोपी हो गए हैं। पिछले साल 3 अक्टूबर को आशीष मिश्रा के समर्थकों और किसानों के बीच संघर्ष के दौरान 8 लोगों की मौत हो गई थी। चार्जशीट के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को जीप और SUV से कुचला गया था। आशीष मिश्रा अपने साथियों समेत उपरोक्त आरोपों में जेल में बंद है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नई आबकारी नीति का विरोध करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर चक्का जाम किया और अपना विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली में जगह जगह चक्का जाम किया। केजरीवाल सरकार की शराब नीतियों के खिलाफ ये चक्का जाम किया गया। श्रीनगर के शालीमार इलाके के पास गासुक में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। हथियार और गोला बारूद सहित अन्य सामग्री बरामद की गई। सर्च ऑपरेशन जारी है। पहाड़ी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड का प्रकोप झेल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 4 से 5 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालयी इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है, जिससे तापमान में भारी गिरावट की संभावना है। साल के पहले कारोबारी दिन बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 929.40 अंक यानी 1.60% बढ़त के साथ 69,183.22 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 271.65 अंक यानी 1.57% 17,625.70 के स्तर पर बंद हुआ।
कारोबार में मेटल, फाइनेंशियल, रियलिटी और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। निफ्टी का मेटल इंडेक्स आज 2% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं ऑटो इंडेक्स 1.6% की बढ़त हासिल करने के बाद में कामयाब रहा। वहीं निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स 2.4% बढ़त के साथ बंद हुआ। बहुमूल्य धातुओं में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में गिरावट के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोमवार को सोना 84 रुपए की गिरावट के साथ 47,053 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी की कीमत भी 369 रुपए की गिरावट के साथ 61,037 रुपए पर बंद हुई। 2022 के पहले कारोबारी सत्र के दौरान विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में सोमवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 3 पैसे की तेजी दर्शाता बंद हुआ। भारत ने दुनिया के विभिन्न देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच विश्व व्यापार संगठन के प्रस्तावित पैकेज पर विचार के लिए इसी महीने जिनेवा में WTO की आम परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने सोमवार को अपने मॉनिटर लाइनअप में नए 2022 मॉडल पेश किया, जो स्मार्ट टीवी जैसी कार्य क्षमता प्रदान करते हैं। ऑटोमोबाइल निर्माता टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल वर्टिकल ने दिसंबर में हुंडई मोटर इंडिया की तुलना में ज्यादा यूनिट्स की बिक्री की। वाहन विनिर्माता कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की दिसंबर 2021 में बिक्री 45% बढ़कर 10,832 इकाई हो गई है। टोयोटा ने सोमवार को बताया कि कंपनी ने दिसंबर 2022 के दौरान घरेलू बाजार में 7,487 इकाइयों की बिक्री की थी। टेस्ला ने 2021 में रिकॉर्ड 9,36,172 वाहनों की डिलीवरी की है, जो 2020 में टेस्ला द्वारा की गई 4,99,550 वाहन डिलीवरी की तुलना में 87% अधिक है। हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड के कुल वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री दिसंबर 2021 में 2% घटकर 12,518 इकाई पर रह गई। खुदरा श्रृंखला डीमार्ट का परिचालन करने वाली एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड की आय चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एकल आधार पर 21.96% बढ़कर 9,065.02 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसे बग को ठीक किया है जो लोगों को नए साल के पहले दिन काम के ईमेल भेजने से रोकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को आश्वासन दिया है कि अगर रूस यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो इस पर अमेरिका निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। हाल ही में राष्ट्रपति बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन की सीमा पर सैन्य संकट को कम करने का आग्रह किया है। अमेरिका और रूसी अधिकारी महीने के आखिर में इस मसले पर चर्चा के लिए जिनेवा में बैठक करेंगे। बाइडेन के साथ वार्ता के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन के साथ वर्ष की पहली अंतर्राष्ट्रीय वार्ता हमारे संबंधों की विशेष प्रकृति को साबित करती है। इजरायल ने रविवार तड़के गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमला किया। ये हमले इजरायल ने तब किए जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने शनिवार को भूमध्य सागर की ओर 2 रॉकेट दागे थे। रॉकेट फायरिंग के लिए हमास ने अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। इससे पहले 29 दिसंबर को गाजा पट्टी से फायरिंग की गई, जिसमें एक इजरायली नागरिक घायल हो गया। जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने टैंक फायर किया, जिसमें 3 फिलिस्तीनी घायल हो गए। सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने सेना के साथ एक राजनीतिक समझौते के हिस्से के रूप में बहाल होने के 6 सप्ताह बाद कल इस्तीफा दे दिया। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में बेड़ा डाले एक जर्मन क्रूज में रविवार को चालक दल के कई सदस्यों और यात्रियों के कोविड संक्रमित होने के बाद उसकी आगे की यात्रा रोक दी गई है। अमेरिका के कोलोराडो में जंगल में लगी आग से हुए नुकसान को लेकर अधिकारियों ने ड्रोन वीडियो जारी किया। बोल्डर काउंटी के पास का बड़ा इलाका आग में जलकर राख हो गया। आग के प्रकोप के बाद क्षेत्र में आए बर्फीले तूफान से जले हुए घर और व्यवसाय बर्फ से ढक गए। आग के कारण हजारों लोगों को क्षेत्र से निकलना पड़ा और लगभग 1000 घर नष्ट हो गए। दक्षिण अफ्रीका के संसद भवन परिसर में आग लगने के सिलसिले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। संसद भवन में आग लगने की घटना में कई दफ्तर जलकर खाक हो गए और कुछ इमारतों की छतें ढह गईं। इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन की मौत के 15 साल बाद उनकी बेटी रगत हुसैन ने इराकी जनता से एक दूसरे को माफ करने पर कर अरब में बदलाव लाने में भूमिका निभाने की अपील की। उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन ने अपने शासन के 10 साल पूरे होने के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए हथियार और सेना से अधिक विकास पर जोर दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तत्कालीन सोवियत संघ की सीमा के भीतर रहने वाले और उनके बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए संसद यानी ड्यूमा में विधेयक पेश किया है।
रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की मान्यता को उनके आश्वासनों से जोड़ दिया है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि इस समय तालिबान को मान्यता देने की बात करना अपरिपक्वता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। फिलहाल ऑस्टिन अपने घर पर ही आइसोलेशन में हैं। दुनिया भर के देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ और राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार एंथनी फासी ने कोरोना संक्रमण के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने की चेतावनी दी है। पूरी दुनिया में अब तक 29 करोड़ 5 लाख लोग कोविड संक्रमण से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि वैश्विक स्तर पर 25 करोड़ 45 लाख लोग इस संक्रमण को मात देने में भी कामयाब हुए हैं। पूरी दुनिया में कोविड संक्रमण से अब तक 54,60,000 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ब्रिटेन में अब तक 1 करोड़ 32 लाख कोविड संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। दूसरी तरफ रूस में अब तक 1 करोड़ 5 लाख लोग इस वैश्विक बीमारी की चपेट में हैं। फ्रांस में संक्रमण का आंकड़ा 1 करोड़ 2 लाख पार कर चुका है, जबकि जर्मनी में 72 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इजराइल में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि इससे मौतें नहीं हो रही हैं। इजराइल में कोरोना वायरस की चपेट में आने वालों के लिए टीके की चौथी खुराक देनी शुरू कर दी गई है। इस तरह इजराइल पहला देश बन गया है जिसने कोविड टीके की चौथी खुराक तैयार की है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 19 जनवरी से खेली जाने वाली वनडे सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम का ऐलान कर दिया गया है। युवा तेज गेंदबाज मार्को जेनसन को वनडे टीम में शामिल किया गया है। टीम का नेतृत्व टेम्बा बावुमा करेंगे। वनडे सीरीज के साउथ अफ्रीका की 17 सदस्यीय टीम का ऐलान हो गया है। केशव महाराज उपकप्तान होंगे। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के प्रमुख निक हॉकले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके कोरोना संक्रमित होने की जानकारी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से दी गई है। पाकिस्तान के हरफनमौला ऑलराउंडर खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने अपने अपने ट्विटर पर इसकी जानकारी साझा की है। हैदराबाद के गाचीबाउली स्टेडियम में रविवार को एनटीपीसी के पहले राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में देश भर के तीरंदाज हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के जर्मन कोच क्लॉस बार्टोनिट्स का अनुबंध 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। नीरज ने जर्मनी के इस विशेषज्ञ के साथ प्रशिक्षण जारी रखने की इच्छा जताई थी। फ्रेंच फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के फॉरवर्ड लायनल मेसी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। यही नहीं, उनके साथ क्लब के 3 और खिलाड़ी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में 24 साल बाद विलियम बहनों में कोई भी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेलते हुए नहीं दिखेगी। छोटी बहन सेरेना के बाद 41 वर्षीय वीनस भी 17 जनवरी से शुरू होने वाले इस ग्रैंड स्लैम से हट गई है। लिवरपूल और चेल्सी के बीच इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेला गया रोमांचक मुकाबला 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ। रविवार की रात खेले गए इस मुकाबले में चेल्सी ने 2 गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए मुकाबले को बराबरी पर समाप्त कराया। एक अन्य मुकाबले में लीड्स यूनाइटेड ने शानदार खेल दिखाते हुए बर्नले पर 3-1 की आसान जीत दर्ज की। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में शीर्ष पर चल रहे रियल मैड्रिड को गेटाफे के हाथों हार का सामना करना पड़ा। वहीं ला लीगा में ही बार्सिलोना ने खराब फॉर्म को पीछे छोड़ते हुए मयोर्का को 1-0 से हराने में कामयाबी पाई। इस जीत के साथ बार्सिलोना लीग में शीर्ष 4 में स्थान बनाने के करीब पहुंच गई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू केरल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज कोट्टायम में संत कुरियाकोस इलियास चावड़ा की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। और इसके साथ ही एक्सप्रेस 100 में आज फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।